आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो 1970 के दशक के भारत के एक गांव की है, एक सच्ची घटना पर आधारित। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे कुछ डरावनी यादें हमारी आत्मा पर ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जो कभी नहीं मिटते। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे कुएं में झांक कर देखते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है कमला की कही हुई इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, देखा जाए तो ये पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता, खासतौर पर वो जख्म जो डर हमारी रूह पर छोड़ जाता है। तो कहानी की नायिका है कमला, एक नई नवीली दुल्हन जो ढेरों उम्मीदों के साथ अपने ससुराल आती है। लेकिन उसका जो नया घर है वो है एक पुराना मनहूस वाड़ा, गांव से बिल्कुल कटा हुआ, एकदम वीरान। और बस यहीं से, इसी जगह से इस डरावनी कहानी का आगाज होता है। अब ये वाड़ा क्या है? ये सिर्फ एक घर नहीं है। महाराष्ट्र में ये बड़े पारंपरिक घरों को कहते हैं। और इस कहानी में ये वाड़ा एकांत और पुरानेपन का सिंबल बन जाता है। गांव से इसका दूर होना इसे और भी डरावना बनाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां शाम होते ही एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर जाता था। तो इस घर के माहौल में दो सबसे अहम किरदार हैं। एक तो है कमला, जो इस नए और अजीब से घर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। और फिर आती है यमुना, एक 17 साल की बिल्कुल मासूम सी लड़की जो नई दुल्हन बनकर इसी घर में आती है। और असल में यमुना का आना ही इस कहानी में खौफ का पहला चैप्टर खोलता है। लेकिन वाड़े की वो जो अजीब सी खामोशी थी वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे परिवार को एक भयानक अनदेखी मौजूदगी का पहला एहसास कराती है। हुआ ये कि शादी के सिर्फ 2 दिन बाद यमुना आधी रात को अपने कमरे से गायब हो जाती है। जब सब उसे ढूंढते हैं तो कमला और उसका देवर रमाकांत एक पुराने कुएं तक पहुंचते हैं। वही कुआं जिसके बारे में गांव भर में तरह तरह की अफवाहें थीं। और वहां उन्होंने जो देखा, यमुना की हालत और उसकी वो डरावनी नजर, उसे देखकर वो दोनों सन्न रह जाते हैं। अब कहानी में टेंशन और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब परिवार को किसी काम से अचानक गांव से बाहर जाना पड़ता है और उस बड़े से वाड़े में रह जाती हैं सिर्फ कमला और यमुना अकेली। ठीक उसी वक्त कमला के पति दिनकर का एक दोस्त कच्चे मटन की एक थैली देकर जाता है और फिर वो मटन रहस्यमयी तरीके से रसोई से गायब हो जाता है। और इस बार कमला को अकेले ही यमुना को ढूंढना पड़ता है। वो बेचारी हिम्मत जुटाकर जब वापस उसी कुएं पर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। यमुना किसी जंगली जानवर की तरह उस कच्चे खूनी मांस को नोच नोच कर खा रही थी। इस पल के खौफ को कहानी में कुछ इस तरह बताया गया है कि जब यमुना मुड़ी तो उसकी गर्दन एक जोरदार चटकने की आवाज के साथ घूमी और उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। ये साफ था कि वो अब वो यमुना नहीं थी जिसे सब जानते थे। अच्छा, उस भयानक रात के बाद तो यमुना की हालत और तेजी से बिगड़ने लगती है। उसका शरीर तेज बुखार में जल रहा था और वो किसी को पहचान तक नहीं पा रही थी। जब सारी दवाइयां, सारे इलाज फेल हो जाते हैं, तब जाकर हताश परिवार को उस दुनिया की मदद लेने पर मजबूर होना पड़ता है जो विज्ञान से परे है। मतलब यमुना में ये जो बदलाव था वो दिल दहला देने वाला था। कहाँ तो वो कुछ दिन पहले आई एक हंसती खेलती लड़की थी और कहाँ अब वो बस एक बेजान शरीर बनकर रह गई थी। बस इसी के बाद कमला के पास उस रात का वो भयानक सच परिवार को बताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। और फिर वाड़े में एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। उसके पहले शब्द ही सबसे ज्यादा डरावने थे। उसने घर में कदम रखते ही साफ साफ कह दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक अतृप्त आत्मा का साया है जिसने यमुना पर कब्जा कर लिया है। तो तांत्रिक या ओझा वो इंसान होता है जो पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसी अलौकिक शक्तियों से लड़ सकता है। और इस कहानी में अब वही परिवार की एकमात्र उम्मीद बचा था। लेकिन तांत्रिक ने जो उपाय बताया वो सुनने में ही बेहद खतरनाक और जोखिम भरा था। और इन सारे नियमों में सबसे ज्यादा डरावना था आखिरी नियम, पीछे मुड़कर ना देखने की चेतावनी। एक ऐसी गलती जो इस पूरे अनुष्ठान को जानलेवा बना सकती थी। अब जाहिर है परिवार में कोई भी ये खतरनाक काम करने को तैयार नहीं था।
तब कमला, जो यमुना को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, उसकी जान बचाने के लिए ये जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करती है। ये उसकी हिम्मत और उसके प्यार का शायद सबसे बड़ा सबूत था। और बस अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर अपने पीक पर है। अमावस्या की काली रात और अकेली कमला उस कुएं की आत्मा से सीधे टकराने के लिए तैयार। वैसे इस अनुष्ठान में ये जो सुहागन और अमावस्या वाली बात है, इसका खास मतलब है। देखिए, एक तरफ है सुहागन, जिसे पवित्रता और जीवन का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ है अमावस्या की रात, जब माना जाता है कि बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो ये एक तरह से अच्छाई और बुराई का सीधा टकराव था। तो जैसे ही कमला उस कुएं पर पहुंचकर पुतले को अपने गहने और साड़ी पहनाना शुरू करती है, उसे पानी से किसी के बाहर निकलने की आवाज आती है, और फिर कुएं के अंधेरे पानी से एक काली डरावनी परछाई उभरने लगती है। उस आत्मा की शक्ल कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इस लाइन से लगता है। उसका मुंह नहीं बल्कि एक गहरा काला गड्ढा था, जैसे कोई गुफा हो। सोचिए, वो कोई साधारण साया नहीं था। उसका चेहरा, खास तौर पर उसका मुंह, कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे हो। उस साये को अपनी तरफ बढ़ता देख कमला जरा भी नहीं घबराती। वो हिम्मत से काम लेती है और जलती हुई लालटेन सीधा उस पुतले पर फेंक देती है। लालटेन के टूटते ही पुतला आग पकड़ लेता है और धूं धूं करके जलने लगता है। पुतले के जलते ही वो आत्मा दर्द से कान फाड़ देने वाली चीख मारती है, और अब उसका निशाना कमला थी। कमला को तांत्रिक की चेतावनी याद थी, पीछे नहीं देखना है। वो बिना पीछे मुड़े अपनी जान बचाने के लिए वाड़े की तरफ भागती है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो साया ठीक उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो कहानी का अंत अब बिल्कुल नजदीक है। सवाल यह है कि क्या कमला की हिम्मत काम आई? क्या उस खौफनाक रात के बाद का सवेरा अपने साथ कोई उम्मीद लेकर आया? और होता यह है कि जैसे ही भागती हुई कमला पूजा घर में पहुंचकर यमुना को छूती है, वो साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुएं की दिशा से आई एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख इस बात का सबूत थी, यमुना की जान बच चुकी थी। इसके कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर बुराई की उस जड़ को, मतलब उस कुएं को, भारी पत्थरों से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ये कहानी तो यहां खत्म हो गई। लेकिन कमला की कही वो पहली बात कि रूह पर लगे खौफ के निशान कभी नहीं मिटते, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर ऐसी कितनी ही अनकही, अनसुनी कहानियां होंगी जो वक्त के साथ दफन हो गईं, लेकिन उनका खौफ आज भी किसी की रूह में जिंदा होगा।